द एमा वॉकर केस अमेरिका। 21 नवंबर 2016 की एक सुबह के ठीक 6 बज रहे थे। टेनेसी के नॉक्सविले सिटी में अभी सूरज की पहली किरण निकली भी नहीं थी। हल्की सर्द हवाओं के बीच एक 2 मंजिला घर के अंदर सब कुछ बेहद ही शांत था। जिल वॉकर अपनी 16 साल की बेटी एमा को स्कूल के लिए जगाने उसके कमरे की तरफ बढ़ती हैं। वो हमेशा की तरह कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलती हैं और मुस्कुराते हुए आवाज़ देती हैं, एमा उठो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। लेकिन कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं आता। बिस्तर पर एमा कंबल ओढ़े करवट लेकर लेटी हुई थी। जिल आगे बढ़कर अपनी बेटी के पैरों को छूती, लेकिन उनका हाथ अचानक रुक जाता है। एमा का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। घबराहट से जिल कंबल हटाती हैं और उनके मुंह से एक ऐसी खौफनाक चीख निकलती है जो पूरे मोहल्ले में गूंज उठती है। एमा के तकिए पर गाढ़ा लाल खून फैला हुआ था। उसके कान के ठीक पीछे एक गहरा सुराख था और आंखें हमेशा के लिए आधी खुली रह गई थीं। घबराहट में माँ कांपते हुए अपने हाथों से 911 डायल करती है। पिता यानी कि फादर दौड़कर कमरे में आते हैं और अपनी बेजान बेटी को सीने से लगाकर रोने लगते हैं और पूरे घर में मातम पसर जाता है। चंद मिनटों में पुलिस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस और फॉरेंसिक टीम उस घर को घेर लेती है। शुरुआती नज़र में लगता है कि कमरे के अंदर से किसी ने गोली चलाई, लेकिन ज़मीन पर ना तो कोई गन मिलती है और ना ही कोई कारतूस यानी कि कोई शेल भी नहीं मिलता गोली का। तभी एक पुलिस वाले की नज़र बेडरूम की बाहरी दीवार पर पड़ती है। ड्राइव वॉल के अंदर गोली के 2 छोटे छेद थे। एक छेद खिड़की के ठीक नीचे था और दूसरा उस तकिए की सीध में जहां एमा का सिर रखा हुआ था। यानी मर्डरर कमरे के अंदर कभी आया ही नहीं था। उसने आधी रात को घर के पिछले हिस्से से खड़े होकर काले अंधेरे में दीवार के आर पार गोलियां दागी थीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, यानी ये सीधे निशाने पर किया गया एक कोल्ड ब्लडेड सोचा समझा मर्डर था। आखिर 16 साल की एक मासूम अट्रैक्टिव चार्मिंग चीयर लीडर से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी। एमा वॉकर सेंट्रल हाई स्कूल की सबसे अट्रैक्टिव और फेमस लड़कियों में से एक थी। वो पढ़ाई में बहुत ही ब्रिलियंट थी, जानवरों से बेइंतहा प्यार करती थी। उसका सपना बच्चों की नर्स बनने का था। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि जो किसी का भी दिन बना दे। लेकिन उसी स्कूल के फुटबॉल मैदान पर उसकी मुलाकात हुई 18 साल के विलियम रायली गॉल से। रायली गॉल स्कूल की फुटबॉल टीम का स्टार वाइड रिसीवर था। बाहर से वो सीधा साधा अट्रैक्टिव चार्मिंग चर्च जाने वाला लड़का लगता था। शुरुआत में दोनों का रिश्ता किसी फेरी टेल जैसा लगा। दोनों साथ हंसते, स्कूल के कॉरिडोर्स में हाथ पकड़कर चलते और सोशल मीडिया में एक दूसरे की पोस्ट करते। लेकिन जैसे जैसे महीने बीते, रायली का असली और इविल फेस सामने आने लगा। रायली का प्यार धीरे धीरे एक जानलेवा सनक में बदलने लगा। वो एमा की ज़िंदगी के हर सेकंड को कंट्रोल करना चाहता था। एमा क्या कपड़े पहनेगी, किससे बात करेगी, चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस के बाद सीधे घर कब पहुंचेगी, सब कुछ रायली तय करने लगा। अगर एमा किसी लड़के से सिर्फ हाय भी कह देती थी तो रायली स्कूल के पार्किंग लॉट में उस पर चिल्लाने लगता। वो घंटों तक एमा के फ़ोन पर लगातार सैकड़ों मैसेज भेजता। अगर 2 मिनट तक एमा जवाब न दे तो गालियों और धमकियों की झड़ी लगा देता था। एमा इस दम घोटू रिश्ते में घुटने लगी थी। साल 2016 के पतझड़ के मौसम के दौरान जब रायली हाई स्कूल पास करके मैरी विले कॉलेज चला गया तो एमा ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। उसने रायली की आंखों में देखकर साफ कह दिया, अब बहुत हो चुका रायली, हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। लेकिन सेल्फ ईगो मैन और एक जुनूनी इंसान के लिए ना सुनना बहुत बड़ी बात थी। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। ब्रेकअप के बाद रायली पूरी तरह से पागल हो गया। उसने एमा का पीछा करना शुरू कर दिया। वो रात के अंधेरे में एमा के घर के बाहर अपनी कार खड़ी करके घंटों उसकी खिड़की की तरफ घूरता रहता। जब एमा ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया तो उसने इमोशनल ब्लैकमेल का सबसे गंदा गेम खेला। वो एमा की फ्रेंड्स को मैसेज करता कि अगर एमा वापस नहीं आई तो वो अपनी जान दे देगा। वो दर्द की दवाइयाँ खाने की झूठी तस्वीरें भेजता। लेकिन एमा अपने फैसले पर अटल थी। वो अपना फैसला नहीं बदलने वाली थी। मर्डर के ठीक 72 घंटे पहले यानी 72 आवर्स पहले रायली ने अपनी सनक का दायरा खौफ की हद तक बढ़ा दिया।
फ्राइडे की नाइट एमा अपनी एक दोस्त के घर पार्टी में थी। तभी उसके फ़ोन पर अनजान नंबरों से अजीबोगरीब मैसेज आने लगे। बाहर निकलो, कार के पास आओ, तुम्हारे लिए कुछ है। एमा बुरी तरह से डर गई। कुछ ही देर बाद एक आदमी पूरी तरह काले कपड़ों में चेहरे पर मास्क लगाए उस दोस्त के घर बाहर टहलता हुआ दिखाई पड़ा। वो सीधे दरवाजे की बेल बजाने लगा। डरी हुई एमा ने जब अपने दोस्तों को बताया तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन वो साया रात के अंधेरे में गायब हो चुका था। अगली सुबह यानी सैटरडे की मॉर्निंग को एक और ड्रामा हुआ। रायली अपने कॉलेज के कैंपस से गायब हो गया। कुछ घंटों बाद वो एमा के पड़ोस में एक सुनसान सड़क के किनारे बेहोश पड़ा मिला। उसने पुलिस और एमा के घर वालों को झूठी कहानी सुनाई कि कुछ अनजान गुंडों ने उसे किडनैप कर लिया था और उसे पीट कर यहाँ फेंक गए। उसका मकसद सिर्फ एक था, एमा की हमदर्दी जीतना, ताकि एमा डर कर वापस उसके प्यार में पड़ जाए और उसकी बाहों में आ जाए। लेकिन एमा ने उस पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। उसने रायली से कहा कि वो ये सब ड्रामे से तंग आ चुकी है और अपना ड्रामा बंद करे और यहाँ से चला जाए। उस रात रायली को समझ आ गया कि एमा अब उसकी कभी नहीं होगी और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच बची, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी और की भी नहीं हो सकती। संडे 20 नवंबर 2016 की शाम रायली अपने दादाजी के घर जाता है। उसके दादाजी उस वक्त घर पर नहीं थे। रायली चुपके से उनकी अलमारी से 9mm की पिस्टल और गोलियों का डिब्बा चुरा लेता है और कॉलेज के अपने हॉस्टल पर वापस आ जाता है। रात के ठीक 2:30 बजे पूरा शहर गहरी नींद में था। रायली काले रंग की हुडी पहनता है, दस्ताने चढ़ाता है और अपनी कार में एमा की घर की तरफ निकल पड़ता है। वो घर से थोड़ी दूर एक अंधेरी गली में गाड़ी पार्क करता है और वो दबे पांव एमा के घर के पीछे वाले आंगन में पहुंच जाता है। उसे अच्छी तरह से पता था कि एमा के घर के किस कोने में क्या है। वो एमा का बेडरूम भी जानता था और उसका बिस्तर किस दीवार की तरफ सटा हुआ है ये भी जानता था। उसने अपनी पिस्टल निकाली, उसने ट्रिगर पर उंगली रखी। रात के सन्नाटे में 2 जोरदार धमाके हुए। दीवार को चीरती हुई गोलियां कमरे के अंदर दाखिल हुई। एक गोली सीधा एमा के सिर के पिछले हिस्से में धंस गई। एमा को चीखने तक का मौका नहीं मिला। वो सोते हुए ही हमेशा के लिए खामोश हो गई। रायली गॉल अपनी कार में बैठा और वापस अपने हॉस्टल की तरफ भाग गया। अगली सुबह जब एमा की मौत की खबर पूरे शहर में फैल गई तो रायली दुनिया के सामने आता है और नाटक करता है और खड़ियाली आंसू बहाने लगता है, यानी कि फेक आंसू और रोने का नाटक करने लगता है। अपने ट्विटर के बायो में लिखता है, रेस्ट इन पीस माय ब्यूटीफुल एंजल, आई विल ऑलवेज लव यू एमा। वो दोस्तों के सामने छाती पीट पीट कर रोने लगता है जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। लेकिन उसके अपने ही 2 जिगरी दोस्त एलेक्स और नोवा रायली के इस ड्रामे से वाकिफ थे। मर्डर वाली रात से पहले रायली ने उनसे पूछा था कि पिस्तौल से फिंगरप्रिंट कैसे मिटाए जाते हैं और गन पाउडर के निशानों को कैसे धोया जाता है। मर्डर के कुछ ही घंटों बाद रायली घबराया हुआ उन दोनों के पास आया और बोला, मुझे उस बंदूक को किसी रिवर या पॉन्ड में फेंकना है, तुम दोनों मेरी मदद करोगे। उन दोनों लड़कों को समझ आ गया कि एमा का मर्डरर और कोई नहीं बल्कि उनके सामने खड़ा उनका अपना फ्रेंड है। उन्होंने समझदारी दिखाई। वो सीधे नॉक्स काउंटी शेरिफ के ऑफिस पहुंचे और पुलिस वालों को पूरी बात बता दी। पुलिस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया। उन्होंने उन दोनों दोस्तों के कपड़ों में सीक्रेट माइक्रोफोन, हिडन कैमरे लगाए। रात के वक्त वो दोनों दोस्त रायली के साथ एक सुनसान जगह पर गए। वहाँ रायली ने वो 9mm की पिस्टल एक काले पॉलीथीन में लपेट कर छिपाई हुई थी। जैसे ही रायली ने वो बैग उठाया और नदी में फेंकने के लिए आगे बढ़ा, झाड़ियों में छिपी स्वाट टीम और पुलिस ऑफिसरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। रायली गॉल को उसी वक्त रंगे हाथों पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। फॉरेंसिक बैलिस्टिक लैब ने कुछ ही घंटों में ये प्रूफ कर दिया कि एमा के सिर से निकाली गई गोली उसी पिस्टल से दागी गई थी। मई 2018 में टेनेसी की अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। कटघरे में खड़ा था रायली गॉल खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता रहा। उसके वकीलों ने दलील दी कि वो एमा को मारना नहीं चाहता था, वो सिर्फ दीवार पर गोली चलाकर उसे डराना चाहता था ताकि एमा घबराकर सेफ्टी के लिए उसके पास दौड़ी चली आए। लेकिन सरकारी वकीलों ने अदालत में रायली के भेजे गए सैकड़ों नफरत भरे मैसेज, गवाहियां और फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश करी। जूरी को यह फैसला लेने में सिर्फ कुछ ही घंटे लगे। अदालत ने विलियम रायली गॉल को फर्स्ट डिग्री मर्डर, हथियारों की चोरी, पीछा करने यानी स्टॉकिंग का दोषी पाया। जज ने यह फैसला सुनाते हुए कहा, यह प्यार नहीं बल्कि सनक, अहंकार और क्रूरता थी।
रायली गॉल को बिना पैरोल के 51 ईयर्स की सख्त उम्र कैद की सजा सुनाई गई, यानी 70 साल यानी 70 ईयर्स की उम्र से पहले वो कभी भी जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ पाएगा। एमा वॉकर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी पूरे दुनिया के युवाओं यानी पूरे दुनिया के यूथ के लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़ गई कि जब प्यार में कंट्रोल, शक और खौफ दाखिल हो जाए तो वो रिश्ता नहीं बल्कि एक जानलेवा फंदा बन जाता है। दोस्तों, एमा वॉकर की ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे बताएं, वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।